और बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। यदि आप नीट के स्टूडेंट्स हैं तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके काम का होने वाला है, क्योंकि 2026 के लिए जो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो बाहर आ चुके हैं। तो अब बच्चों पर निश्चित रूप से एक स्ट्रेस वाला दौर शुरू हो चुका है और बच्चे कहीं ना कहीं पैनिक और प्रेशर वाली सिचुएशन में अब आना शुरू हो चुके हैं। और ये जो पीरियड होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये फरवरी का मिड से लेकर के ऑलमोस्ट मई तक का जो पीरियड है बच्चा, वो किसी भी रैंक या सिलेक्शन को शेप करता है। अब ये रैंक या सिलेक्शन को शेप करने का क्या मतलब होता है? एक्चुअल में कभी कभी आपने सुना होगा कि सर हमने पढ़ा बहुत कुछ था लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने किया बहुत सारा था लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, पेपर सॉल्व किए, सब कुछ किए। बताना चाहता हूं, एक्चुअल में यू नीड टू लर्न द आर्ट हाउ टू मैनेज योर सेल्फ ड्यूरिंग दिस पीरियड। आपको इस पीरियड के दौरान अपने आप को कैसे मैनेज करना होता है, कैसे स्ट्रेस मैनेज करना होता है, किस तरह से चीजों को हैंडल करेंगे कि वो जो माने थ्रेशोल्ड कंडीशन है वो एटलीस्ट क्रॉस हो जाए। तो इस चीज को बताने के लिए आपको कुछ बातें समझनी पड़ती हैं। बहुत सिंपल सा बात है बच्चा, मैं बहुत आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सिंपल सी बात है कि चूंकि आपने बहुत मेहनत की है, धूप लगी, गर्मी लगी, बारिश हुई, तबीयत खराब हुई, तभी भी आपने पढ़ाई की है और लास्ट मोमेंट पे चीजें अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाती हैं तो फिर खराब लगता है और किसी को भी बुरा लगेगा, आपको और आपसे जुड़े हुए लोगों को निश्चित रूप से खराब लगता है बच्चों। तो इसका क्या तरीका होता है कि हम इसको ठीक कर सकते हैं? मैं बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं। पहली बात, आपको अपने आप को रीस्ट्रक्चर करना या रीऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने कितना पढ़ लिया है दैट इज गुड एनफ, बट आप किस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक? तो सबसे पहले आपको अपने आप को रिस्ट्रक्चर करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है। माने जितना क्लास 12th और 11th का सिलेबस है उस पर आपका प्रॉपर कंट्रोल है या नहीं, ठीक? दूसरा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? निश्चित रूप से ज्यादा मीन्स 15th ऑफ मार्च, इससे ज्यादा माने बहुत ज्यादा माना जाता है। 15th ऑफ मार्च तक अपने क्लास 11th, और हो सके तो 10 दिन पहले हो जाए तो द बेस्ट, बहुत अच्छी बात है। बट ऑलमोस्ट एक कंडीशन में, जनरल क्राइटेरिया में मान लेते हैं कि 15 तारीख तक आपका 11th और 12th का सिलेबस पूरी तरह से रिवाइज्ड पैटर्न पर खत्म हो जाना चाहिए। तो ये डेट लगभग मान के चलिए कि इससे ज्यादा आपका डेट जाना नहीं चाहिए। तो कोशिश करिए कि आप अपने सिलेबस को 15 मार्च तक या उस तक बाइंड कर सके प्रॉपरली, ठीक है? थोड़ा स्ट्रेस लेकर करें, जैसे करें। कभी कभी क्या होता है कि लास्ट टॉपिक्स जो होते हैं उनको गलती से भी बहुत माने रश में खत्म ना करें। बहुत जल्दी जल्दी करके 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 5-5 घंटा पढ़ करके आपने लास्ट टॉपिक्स को किसी तरह फिनिश कर दिया। लास्ट टॉपिक शुड बी फिनिश्ड एफिशिएंटली, लास्ट टॉपिक्स शुड बी फिनिश्ड एफिशिएंटली, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस में भी रहे कि चलो सर हमारे लास्ट टॉपिक्स शुड बी फिनिश्ड प्रॉपरली, फिनिश्ड प्रॉपरली। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? जैसे जनरली क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्लास 12th फिजिक्स, स्पेशली अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं, तो उसमें वो क्या करते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स थोड़ा जल्दी जल्दी करके खत्म कर देते हैं और वो बहुत मार्क्स गेनिंग पार्ट है, तो नेचुरली नुकसान हो जाएगा। तो आपको थोड़ा लास्ट टॉपिक्स पे रश नहीं करना है, उनको स्मूथली फिनिश ऑफ करना होता है। उसके बाद इस दौरान ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंट आप कोशिश करिए मॉक टेस्ट आप दे सकें, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट आप दे सके, कि कोशिश करिए कि आप खुद 1-2 घंटे 3 घंटे का, अगर कंप्लीट सिलेबस का प्रिपरेशन हो चुका है
तो फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए, अदरवाइज ऑल्टरनेट ऑर्डर पर फिजिक्स, ये 15 मार्च से पहले के लिए बोल रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनके पार्ट सिलेबस पार्ट वाइज अगर टेस्ट दे सकते हैं तो अभी 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में पार्ट वाइज। बोले सर पार्ट वाइज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हो सकता है बहुत बच्चों का सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो या कुछ पेंडिंग पार्ट बचा हुआ हो, आपको उतना कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हुआ, बट लग रहा है कि अभी मुझे वर्क पर एनर्जी पर काम करना है, मुझे रोटेशन पर काम करना है, तो आप उनके कुछ पोर्शंस पे मॉक टेस्ट बनाइए और उन मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए। उसके बाद बच्चा सिमिलर इन्वायरमेंट, सिमिलर इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि जब आप एग्जाम दे रहे हो तो कोशिश करिए कि आप उसी तरह के वातावरण में बैठ करके ही टेस्ट दें जिसमें कि नीट होने वाला है। मतलब ग्लास का पानी, बॉटल, वो सारी चीजें रख करके ही आप टेस्ट दें, ठीक। और उस दौरान बहुत आपकी मोबिलिटी ना हो, बहुत ज्यादा मूवमेंट ना हो, सिमिलर इन्वायरमेंट पे आपकी प्रैक्टिस हो रही हो, जिससे क्या होगा कि आपकी जो फ्रीक्वेंट सिचुएशंस पर होता है ना, जैसे कि मुझे एकदम नए इवेंट, नए किसी प्रॉब्लम में अचानक डाल दिया जाए तो मेरा रिएक्शन डिफरेंट होगा, बट मैं अगर इस तरह के प्रॉब्लम से लगातार हैबिचुएटेड हूं तो मेरा रिएक्शन डिफरेंट होगा। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अपनी डेली लाइफ में ज्यादा से ज्यादा सिमिलर इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करना है, उठना नहीं है। अगर 2 घंटे का प्लान किया है, 1 घंटे का प्लान किया है, तो उस दौरान जितने भी आपने दौर पे काम किया है वो सारे के सारे दौर में सिमिलर इन्वायरमेंट में आप प्रैक्टिस करिए। उठिए मत उस दौरान। एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट में बेंच टेबल पर बैठकर टेस्ट दें, बेड पर बैठकर या सोकर टेस्ट ना दें, बेड पर बैठकर या सोकर टेस्ट ना दें, यह आपके लिए जरूरी है। दूसरा, कोई नो न्यू बुक, नो न्यू बुक और कंटेंट, कोई नया बुक या कंटेंट एकदम मत लाइए। अब आप इस तरह से, सर ये वाला नया एक पेपर मेरे पिताजी खरीद कर लाए हैं, वही मैं सॉल्व कर लेता हूं, ना रे बाबा ना, अब ऐसा कोई काम मत करिए। जो चीज आपने पढ़ी है, जितना आप जानते हैं, जिसके बारे में आपको पता है, उन सारी चीजों को, सारी बातों को आपको क्या करना होगा, उन्हें कलेक्ट करना है और उन पर कमांड या कंट्रोल जनरेट करना है। जितना ज्यादा आपका कमांड और कंट्रोल होगा उतना कॉन्फिडेंस राइज होगा। इसलिए कोई नया बुक, कोई नया पैटर्न, नया पैकेज, नया मटेरियल कुछ नहीं छूना है। जिस भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए आप पढ़ रहे हैं, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी क्लास, इंडिविजुअल क्लास, जहां XYZ आप कर रहे हैं, उस पोर्शन के साथ आप स्टिक कर जाइए, नया कुछ मत लीजिए, ठीक। तीसरा, यहां पर अगर आप इसे देखें तो जनरली बच्चों को क्या होता है कि सर अब हम कैसे स्ट्रक्चर करें, माने मोर सेल्फ स्टडी। अब ज्यादा से ज्यादा खुद पर काम करिए। मतलब मार्च मिड के बाद से थोड़ा, अभी बिगिनिंग में सिलेबस वगैरह का पैटर्न होगा, सिलेबस खत्म करने में जहां तक आप जा सकते हैं वहां जाइए। अदरवाइज उसके बाद केवल और केवल सेल्फ पर काम। अगर कोई आपको बुलाए भी ना कि बेटा आओ मैं तुमको 10 घंटे बैठाता हूं, गलती से मत जाओ, चुपचाप वहीं बैठ के अपना काम करो जहां बैठकर आप पढ़ते हो। गो फॉर सेल्फ स्टडी और कोशिश करो। एक सामान्य घटना में 9 से 10 घंटे एवरेज लोग लेते हैं, बट आपको नीट क्वालिफाई करना है, रैंक निकालना है, तो 10 से 12 घंटे की पढ़ाई, क्वालिटी स्टडी। मैं आवर्स में नहीं काउंट करना चाहता हूं, मैं क्वालिटी स्टडी की बात कर रहा हूं कि जितने देर आपने पढ़ा है उतने देर में आपने चीजों को बाहर निकाला है। तो इस तरह से बच्चों क्या देखा आपने, क्वालिटी, कि कितना क्वालिटी आवर्स आपने स्पेंड किया हुआ है। अगर आपने ये जो स्ट्रेस मीन्स 12 घंटे की पढ़ाई मेंटेन की, 10 से 12 घंटे की पढ़ाई ऑलमोस्ट मेंटेन की,
तो आपके पास सफिशिएंट प्रैक्टिस के आवर्स होते हैं बच्चों, ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। दूसरा बोले सर 12 घंटे कैसे होगा? ट्राई टू, ठीक है, जिसका बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत ज्यादा एडजस्टेड है, अगर वो उसी के साथ कंफर्टेबल है, तो मैं इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहता हूं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सामान्य घटना में बहुत ज्यादा देर रात तक कुछ बच्चे क्या होते हैं ना बेटा, 5-5 बजे भोर तक बैठकर पढ़ रहे होते हैं। नो टू लेट, नो लेट नाइट स्टडी जिसको बोलते हैं। लेट का मतलब, मेरा मतलब लेट नाइट स्टडी का मतलब ये हो गया कि बहुत ज्यादा, ठीक है 12-1 बजे तक चलता है, बहुत हो गया, आधा घंटा और बढ़ा लो, 5 बजे 4 बजे तक नहीं होता। बताता हूं उसका कारण क्या है। एक्चुअल में जब आपकी नींद कंप्लीट नहीं होती है तो फिर आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, वो भी रिएक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, स्टार्टिंग के 15 दिन 20 दिन 25 दिन आपकी बॉडी अलाउ कर जाएगी, बट एक सर्टेन पीरियड के बाद क्या होगा कि आप के अंदर स्ट्रेस बिल्ड होना फॉर्म हो जाएगा। मतलब जो ज्यादा रात तक, बहुत ज्यादा रात तक जागते हैं, खासकर स्पेशली मैं बोल रहा हूं 4 बजे 5 बजे 3 बजे 4 बजे वो सोते हैं, उनके बारे में मैं बता दूं तो उनके बिहेवियर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनका बिहेवियर क्या होगा। उनका बिहेवियर होता है बच्चों, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो सकते हैं, बहुत जल्दी ब्रेकडाउन होंगे, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगा। जैसे कोई अगर बोल देना बेटा तुमने बहुत मेहनत करी तुमसे हुआ नहीं, ही और शी विल स्टार्ट क्राइंग। यू नो व्हाई? बिकॉज उसको लगता है कि मैंने बहुत मेहनत किया, मैं रात रात भर जागा हूं, इसके बाद भी मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, वो रोना शुरू करेगा। ये उसके लक्षण है बेटा। और अगर ये सिग्नल आपके अंदर आने लगे तो आप सीरियस लीजिएगा इन चीजों को कि भैया अब हमको सही चीज मेंटेन करनी है। तो बहुत ज्यादा लेट नाइट स्टडी फेवरेबल नहीं है बच्चों। रात के 3-3 बजे तक जाग के आप मत पढ़िए, 12 बजे तक, 12:30 1 बजे तक बहुत होता है। सुबह 6 से 7 बजे तक 7 घंटे की नींद पूरी करिए। कोशिश करिए कि 7 आवर्स स्लीप, जैसे कुछ लोग कहते हैं, इसमें बहुत लोग कंट्राडिक्ट कर सकते हैं, बोले सर नो बाबू, एक हेल्दी ब्रेन का मिनिमम स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट 7, बोले 6 घंटा में सर कैसे मेंटेन करेंगे आप? मैं बताता हूं कैसे मेंटेन करेंगे, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अंत तक काम आएगा। सारे लोगों को इसको शेयर करिए जो आपके भी चाहने वाले हैं। मिनिमम 7 आवर्स स्लीप, 7 घंटे की नींद नितांत आवश्यक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों सर? तो आप जब भी पढ़ाई करिए 7 बजे, अगर आप 12-1 बजे सोते हैं तो 7 बजे 6:30 बजे तक भी उठते हैं, अगर आप अपनी पढ़ाई या सुबह जो है ना 7-7:30 से स्टार्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग 7 o'clock से, कुछ बच्चे 7 बजे से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर वो करते हैं ऐसा, तो 7 या 7:30 से आप ब्रेकफास्ट वगैरह लेने के बाद अगर स्टार्ट करते हैं तो 7 से 10:30 तक एक राउंड में आपने पढ़ाई कर लिया। करेक्ट है बच्चों? 7 से 10:30 तक आपने एक बार पढ़ाई कर लिया। एक मॉडरेट फॉर्म है, ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, जो जिसमें कंफर्टेबल है वो करे, बट मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं बस। आप इसमें 45 मिनट का ब्रेक ले लीजिए या 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए। तो 11:30 से लेकर के 1 घंटे के ब्रेक में एकदम खाइए पीजिए घूमिए टहलिए, सब जो मन में आए सब करिए, घर में आनंद लीजिए। 11:30 से लेकर के 1:30 तक हो सके तो पूरा आप पढ़ें मन से। फिर आप करीब 1.5 घंटे का ब्रेक लीजिए, जिसमें लंच ब्रेक है, खाना पीना सब हो गया, वो सब कर लीजिए। या 3 o'clock से लेकर के आप 5:30 या 6 o'clock तक पढ़ें, 6 o'clock तक पढ़ें। उसके बाद जो है आप आधा घंटा 40 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। आप 7 बजे से लेकर के 9:30 PM तक पढ़ें, 9:30 PM तक पढ़ें। फिर खाना वाना खा के 1 घंटे का ब्रेक ले लें, डिनर जिसको कहते हैं। आप अगर 10:30 से लेकर के 12:30 तक पढ़ते हैं
तो बच्चों एक बेसिक सा बात है, उसके बाद आप आराम से आधे घंटे का ब्रेक लीजिए, सो जाइए, फिर आराम से 6:30-7 बजे तक उठिए। थोड़ा अगर ऑब्जर्व करेंगे तो कितना आवर्स बताया बच्चों? 3, यहां पे हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 2.5, और ये हो गया 2। बच्चों कितने घंटे हो गए? थोड़ा गिन देना बाबू आप तो। 3 3 6 4 10, 12.5 घंटे बच्चा। मैंने कहा था 10 से 12 घंटे पढ़ने होते हैं आपको। मैंने कहा 10 से 12 घंटे पढ़ने होते हैं आपको। इसमें कहीं कोई स्ट्रेस नहीं है रे बाबू। हर जगह पर 1 घंटे का ब्रेक है। देखिए जरा, 10:30 से 11:30 घूमिए फिरिए, खाइए खाइए, जो करना है उल्टा पल्टा सब करिए। 1:30 से 3 खाइए पीजिए, रेस्ट करिए, रिलैक्स होके फिर कंसिस्टेंट 3 घंटे के लिए बैठ जाइए। शाम को इवनिंग वॉक लीजिए, टी लीजिए, सब करिए, फिर आप आराम से जाइए। फिर 9:30 to 10:30 बच्चा क्या करिए आप यहाँ पर, फिर एक ब्रेक लीजिए डिनर के लिए, है ना। फिर आराम से, अगर आप पूरे, अगर मैं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहा हूं तो 6 4 10 और 12:30 ठीक ही लिख रहा हूं, तो 12.5 घंटे का ड्यूरेशन मिला आपको। इसमें कहीं कोई पैनिक नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। वहीं मैं एक दूसरा टाइम टेबल भी आपको बता देता हूं दूसरे बच्चों का, जो बहुत लेट नाइट स्टडी करते हैं। पहली बात, बहुत ज्यादा देर रात तक जागने में क्या होता है बच्चों, बॉडी स्ट्रेस्ड होती है, आपका ब्रेन का रिसेप्शन रेट बहुत कम होता है, तो ये बहुत मीनिंगफुल है। इसलिए इस बात को आप फॉलो कर सकते हैं, बट स्टिल आई से डिस्क्लेमर है, ये बस एक गाइडलाइन है, फॉलो कर सकते हैं जो जैसा कंफर्टेबल हो। अगर बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी फिट है तो आप आराम से करें। दूसरा, फुल सिलेबस टेस्ट बीच बीच में जरूर दें आप। फुल सिलेबस टेस्ट बीच बीच में जरूर दें बच्चों। यहां पर क्यों बार बार बोल रहा हूं, आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड का कहीं XYZ आपको जो लगता है कोई टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, और टेस्ट लगातार आप दीजिए, और सारे टेस्ट को बच्चों सिंसियरली दीजिए, उसी फॉर्म में दीजिए, उसी तरीके से दीजिए जैसे कि आप सिंसियरली एग्जाम में बैठते हैं। तीसरा, स्ट्रेस को कम करना है बच्चों। मैंने क्या कहा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए। तो यू शुड नो योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, कि भैया मेरे को अच्छा पॉइंट्स कौन कौन सा है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, मेरा एडवांटेज क्या है, मैं कौन कौन से टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर सकता हूं, उनको भी एक जगह आप लिख लीजिए। आप जो है अपने वीक पॉइंट्स को भी लिखिए कि क्या क्या मेरा वीक पॉइंट्स है, और उनको सेलेक्टिवली उन पर काम करने का प्रयास करिए कि मुझे को ये टॉपिक्स समय के साथ ऐसे ऐसे करके इंप्रूव करने हैं। तो वीक पॉइंट्स जानना और शॉर्ट पॉइंट्स जानना भी बहुत, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जानिए और वीक पॉइंट्स जानिए बच्चों। इससे क्या फायदा होगा आपको, कि आपका एक बैलेंस मेंटेन रहेगा। एक और बात बताता हूं बच्चों, ठीक है, मान लेता हूं कि एक आध टॉपिक में आप थोड़ा वीक हैं, लेकिन सच बता रहा हूं बाबू कि एक वीक पोर्शन से कभी भी आपका सिलेक्शन ब्लॉक नहीं हो सकता बच्चों। एक वीक पोर्शन से कभी भी आपका सिलेक्शन ब्लॉक नहीं हो सकता बच्चों। ये केवल और केवल एक मिथ है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, आपको शायद समझेंगे। जैसे पिछली बार का जो नीट का पेपर था ना बच्चों, फिजिक्स के नाम पर बहुत सारी चीजें हाइप भी बढ़ी। मैं ठीक है, एकदम मैं मानता हूं फिजिक्स वाज डिफिकल्ट, अबव द लाइन। पिछले कई 7-8 सालों में जितना पेपर हुआ था उसमें बेहतर पेपर था, निश्चित रूप से बहुत बेहतर पेपर था। उसमें 2 से 3 क्वेश्चन काफी अच्छे से, और 5 से 6 क्वेश्चन जो एवरेज लाइन से ऊपर थे। ठीक, तो 8 से 10 क्वेश्चन बाहर कर दीजिए, मैं 10 क्वेश्चन बाहर कर देता हूं, करेक्ट। पिछले बार की बात कर रहा हूं मैं। यू गॉट 35 क्वेश्चंस, करेक्ट, एंड आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस अगर आप केवल 35 क्वेश्चन, जो कि बहुत एवरेज ऑर्डर के थे, वो 30 टू 30 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरेज थे। मतलब जो सामान्य बच्चों को बार बार दिखते हैं, उसी एवरेज की बात मैं कर रहा हूं। अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 होता है। मैं 140 नहीं बोल रहा हूं, अगर आपका 100 110 से इतना नंबर भी आया होगा तो फिर आप कट ऑफ बैरियर को क्रॉस कर गए होंगे। क्या कहना चाह रहा हूं मैं,
सिलेक्शन आपका टफर पार्ट से ब्लॉक कभी नहीं होता है बच्चों। सिलेक्शन आपका ब्लॉक वहां होता है जहां आपको इजियर पार्ट और आपने छोड़ दिया है, ठीक है। सिलेक्शन आपका वहीं पे ब्लॉक होता है बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स जानना है। और वीक मतलब स्ट्रॉन्ग जो है वो एकदम अच्छा हो कि जहां से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए आपसे, और वीक पॉइंट्स में जो है दूसरे पार्ट पे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाह रहा हूं, इसको मैं 2 पार्ट में डील करूंगा बच्चों। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि चूंकि एग्जामिनेशन में फॉर्म आउट हो चुका है और स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए मैंने बताया कि बच्चे कैसे कैसे अपने प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। आप इस वीडियो को बच्चा पूरा देखना, अच्छे से देखना, ज्यादा लोगों को शेयर करना, और मेरी बात अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें, जिससे कि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने में और अच्छा लगे और मैं कोशिश करूं कि आपके लिए और अच्छी बात ला सकूं, करेक्ट। तो इसलिए बच्चा अगली वीडियो पर मैं इसके अगले पार्ट पर बात करूंगा कि 15 मार्च के बाद का क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है और बच्चे कैसे अपने आप को मैनेज करने चाहिए। इन ट्रिक्स को जरूर इस्तेमाल करिए। ये मेरा खुद का घर का बनाया हुआ नहीं है बेटा, मैंने 18-19 साल इसी फील्ड में बिताया है और बड़े बड़े ब्रांड्स में भी काम किया हूं। तो मेरा अनुभव कहता है, कई हजारों बच्चों के साथ डील करने के बाद बोल रहा हूं कि ये सारे ऑब्जर्वेशंस हैं जो बच्चों को समझने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। फिर मिलेंगे। शुक्रिया। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। बाय टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।